तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां पे हम लोग अपने विद्यालय कक्षा 9 का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। पहला भाग मैं आपके सामने हल कर चुका हूं, आज हम दूसरा भाग हल करेंगे। मैं आशा करता हूं आपका पहला जो आपने प्रश्न पत्र किया है उससे जब आपने वीडियो देखकर मिलान किया होगा तो आपका कुछ ज्ञान वर्धन हुआ होगा। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, ये वीडियो आप तभी देखें यदि आपके पेरेंट्स आपको अलाउ करते हैं। ठीक है, अगर इस माध्यम से पढ़ने में आपके अभिभावक को कोई आपत्ति नहीं है तभी आप ये वीडियो देखेंगे, अन्यथा यह वीडियो किसी भी तरीके से आपको बाध्य नहीं करता है कि आप इसको देखें। आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ते रहें। तो देखते हैं खंड, जो दूसरा खंड है उसका पहला प्रश्न क्या कहता है। आपकी सहूलियत के लिए मैंने जो प्रश्न पत्र है उसको स्क्रीन पे लगा दिया है और मैंने इसको कम्युनिटी पोस्ट में भी पोस्ट किया था, आप वहां से भी ये प्रश्न देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा जो प्रश्न 21 है, प्रश्न 21, इसमें 6 खंड हैं और हमको कोई 5 खंड करने हैं। इसमें 6 खंड हैं, कोई 5 खंड करने हैं। तो पहला जो है प्रश्न, इसमें एक आपको जो इसका का पार्ट है, का है, इसमें आपको एक इस तरीके की समीकरण दे रखी है। आप प्रश्न में देख सकते हैं, आपको ये समीकरण दे रखी है और इसमें आपको इस बहुपद की घात बतानी है। आपको घात बतानी है, तो घात मैंने आपको पहले बताया था, ये एक बहुपद है और बहुपद में जो चर है ये बहुपद है। देखो इसके बारे में जाने तो इसकी घात तो 4 होगी, इसका आंसर घात 7 होगी, ये तो हो गया हल। अब देखो इस बहुपद में इसके अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन, इस बहुपद में 4 तो पद है, 1 2 3 4, मतलब ये 4 पदीय बहुपद हो गया, 4 पदीय बहुपद हो गया। ठीक है, इसकी घात 7 है। ठीक है, और अगर मैं इसमें गुणांक पूछूं x की घात 7 का तो 4 है। अगर मैं इसका गुणांक पूछूं x की घात 4 का गुणांक -3 है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो इसका प्रश्न है ये यहीं पर है, लेकिन घात होता क्या है। घात किसको बोलते हैं? घात बोलते हैं जो हमारा चर होता है, चर के ऊपर जो सबसे ज्यादा पावर होती है, घात है ना, घात क्या होगी इसकी? अगर यहाँ पे जो पावर होगी, पावर मतलब क्या बोलेंगे, अगर यहाँ पे n है, n क्या होना चाहिए? n सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो मैं क्या लिख देता हूँ, n क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा। तो आप यहाँ कंपेयर करो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा पावर 7 ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, घात मतलब क्या होता है, जो चर है उसके ऊपर सबसे ज्यादा जो पावर होती है वो हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग घात। प्रश्न 2, खा है हमारे पास, जो खा है, खा क्या 23/7, ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, पूर्णतः परिमेय संख्या है। इसको हमें दशमलव फॉर्म में लिखना है। तो दशमलव फॉर्म में लिखने के लिए क्या है, इसका मतलब हुआ हम इसको, इस 23 को 7 से भाग दे देंगे तो 3 बार बन जाएगा, 2 आएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे यहाँ बिंदु लगाएंगे, ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, कितनी बार बन जाएगा? 2 बार बन जाएगा। अब दोबारा से ये कितनी बार बन जाएगा? अब ये यहाँ से 8 बार बन जाएगा, 7 8 56, क्या बचेगा? 4। अब मैं थोड़ा आगे यहाँ सॉल्व करता हूँ, या यहाँ सॉल्व करता हूँ। 4 आ गया, 4 के बाद क्या हो जाएगा? 40
तो मैं यहाँ पे 5 लगाऊंगा 35, अब ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा 7, तो यहाँ पे 0 लगा के 49 हो जाएगा। अब बचेगा 1, फिर यहाँ पे आएगा 1, ठीक है, क्या आएगा 3, और फिर यहाँ पे 0 लगा के दिया जाएगा, तो 4 बार में आएगा 28, शेषफल आ जाएगा 2। शेषफल क्या आ जाएगा 2। अच्छा, अब एक बात, जब शेषफल 2 आ गया, शेषफल 2 आ गया, तो मैं इस 2 को दोबारा से यहाँ पे उतारता हूँ। अब मैं 0 लगाऊंगा तो दोबारा से यही कहानी बनेगी, दोबारा से यही कहानी बनेगी। 1, 14 के बाद 6 माइनस होगा, ये तो भाग है ना, मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ये प्रश्न पत्र हल कर रहा हूँ। अगर आपको ये क्लियर कट समझना है तो आप कमेंट करें, बताएं सर मुझे डिटेल में बताना है, डिटेल में बताओ, तब मैं उसके छोटे छोटे वीडियो बताऊंगा। ये मैं प्रश्न पत्र हल कर रहा हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। तो ये कहानी यहाँ से दोबारा से बार बार रिपीट होगी, दोबारा 2 आएगा, फिर रिपीट होगी, फिर रिपीट होगी, फिर रिपीट होगी। कहने का मतलब है ये कहानी यहाँ तक आई, और फिर यहाँ से आने के बाद, यहाँ से आने के बाद क्या हुआ, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ से आने के बाद ये दोबारा से ये आ जाएगा, फिर दोबारा से 1 के बाद क्या आ जाएगा, सॉरी 4, और फिर दोबारा से ये आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिखेंगे, क्या, जो चीज़ रिपीट हो रही है, जो चीज़ रिपीट हो रही है, ये चीज़ रिपीट हो रही है, 6 अंक रिपीट हो रहे हैं, इसके ऊपर हम लोग एक लाइन खींच देंगे, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल ही भाग था, और जो चीज़ पुनरावृत्ति करती है उसके ऊपर हम लाइन खींच देते हैं, तो बार बार ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ये आएगा। आइए अब हम प्रश्न 3 देखते हैं। जो प्रश्न 3 है हमारा, प्रश्न 3 है, क्या कह रहा है, जो प्रश्न खा मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ। खा प्रश्न है, क्या है, खा है जो हमारा 104 गुणा 102, ये गुणा करना है, ठीक। तो 104 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 + 4, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं इसको एक बार आइडेंटिटी से हिसाब से सॉल्व करूँगा। एक तो तरीका मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, अगर आपने पढ़ी है, क्या आइडेंटिटी है, अगर मेरे पास a + x गुणा a + y है, तो इसको मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ, a² + x + y + xy, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो अब आप देखिए क्या हुआ, यहाँ पे a का मान तो 100 है, x का मान 4 है, और y का मान 2 है, ठीक है। तो रख देते हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 100 का a² प्लस x क्या है, 4 + 2 गुणा a, और फिर x और y, मतलब 2 गुणा 4। तो ये क्या हो गया मेरे पास, 6 और 100 क्या हो गया, 600, और ये हो गया मेरे पास 8। तो आंसर क्या हो गया मेरे पास, 608 और 10, ये आंसर हो गया। मैं आशा करता हूँ आपको यह सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। करने के लिए तो हम डायरेक्ट इसको 104 में 102 को गुणा कर देते हैं, लेकिन हमको यह सवाल कैसे हल करना है, हमको यह सवाल हल करते वक्त आइडेंटिटी का प्रयोग करना है, ठीक है। आगे सवाल के लिए मैं जगह बनाता हूँ, तब तक आप इसको नोट करें, वीडियो पॉज करके आप ये नोट कर सकते हैं।
अब जो चौथा है, इसमें हमको गुणांक बताओ, इसका x3 का गुणांक बताओ। प्रश्न लिखा हुआ है x3 का गुणांक, x3 का गुणांक क्या होगा। मैंने गुणांक आपको पहले बताए थे, यहाँ पे तो x3 का जो गुणांक है क्या होगा, 5 होगा, 5। ठीक है, ये आप खुद कर लेंगे। x घा सवाल, x3 का गुणांक 5 होगा। मैंने आपको पहले बताया था का में गुणांक कैसे निकाला जाता है। तो x3 का गुणांक क्या होगा, x की पावर x की घात 3 का गुणांक 5 होगा। ठीक है, x की घात 3 का गुणांक क्या होगा, 5 होगा। अब हम सवाल करते हैं डा। मैं लिख देता हूं, या तो घा का आंसर क्या होगा, 5। ठीक है, क्योंकि x की पावर 3 के साथ 5 लिखा हुआ है, तो यही गुणांक हो जाएगा। अब आगे सवाल डा सवाल में हमको प्रसार करना है। अगर आपको याद है तो ठीक है, वरना मैं लिख देता हूँ। प्रसार क्या है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। इसको अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गुणनखंड आता है, गुणा करना आता है, तो आप इसको हल करके भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा, तभी मैं आपको वो चीज़ बता पाऊंगा। ठीक है, अब सवाल 4, जो कि अच्छा सवाल है, आपको दे रखा है और यहाँ पे मैं ये लगा देता हूँ। इसको p/q फॉर्म में लिखना है। इसको p/q फॉर्म में लिखना है, मतलब इसको अंश और हर के फॉर्म में लिखना है, जहां पे q 0 नहीं है। तो ये परिमेय फॉर्म में लिखना है, मतलब दशमलव संख्या भी परिमेय संख्या होती हैं, और p/q में जो संख्याएं लिखी होती हैं वो भी परिमेय संख्या होती हैं। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको ये बार हटाऊंगा, अगर मैं बार हटाऊंगा, ये बार हटाऊंगा, तो मैं कई बार 6 लिख सकता हूँ, कई बार 6 लिख सकता हूँ। ये बार बार 6 x, ये बार बार 6 पुनरावृत्ति होती रहेगी, 6 की 6 रिपीट होता रहेगा, जो कि हमने पहले लिखा था, पहले हमने किया था। इसमें हमने 7 से भाग दिया था, तो 6 अंकों का समूह बार बार रिपीट हो रहा था। यहाँ पे केवल एक अंक ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं बार बार लिख सकता हूँ। चलो, हमने इसको x मान लिया, इसको क्या मान लिया, x, तो x के बराबर है। अगर मैं 10 का गुणा करूं, यहाँ पे 10 का गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 का गुणा करने पर, दोनों तरफ 10 का गुणा किया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, 10x। और यहाँ पे क्या हो गया, अगर आप देखो गुणा करेंगे, 10 का गुणा करेंगे, ये बिंदु दिखा रहे हैं कि आखिरी तक जा रहा है। ठीक है, अनंत तक जा रहा है, तो 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा, ये बिंदु यहाँ पे आ जाएगा। और ये तो अनंत 6 है, कितने भी 6 लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, 10x। तो अगर ये इक्वेशन में, जो पहली इक्वेशन है, इसको मैं पहली इक्वेशन मान लूँ और इस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन मान लूँ। ठीक है, अब मैं अगर दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को घटा देता हूँ, तो देखते हैं दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये लिखी हुई है, पहली इक्वेशन मेरे पास ये लिखी हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे 4 बार 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ तो अनंत 6 है, मैंने पहले बोला अनंत 6 है। मैं या तो ये 6 मिटा दूं, या तो मैं 6 यहाँ लिख दूं। अब मैं अगर जब माइनस करूंगा, अगर मैं इसको माइनस करता हूँ, तो 10x में से x क्या, तो ये आ जाएगा मेरे पास 9x। और जबकि यहाँ पे इस 6 में से 6, ये सारे 6 हैं ऊपर नीचे, ये सब 0 होते चले जाएंगे, सारे 0 होते चले जाएंगे। 6 में से 6 गया, 0 होते चले जाएंगे। दशमलव 6 में से 0 गया 6। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 9x बराबर 6, क्योंकि दशमलव के बाद तो लिखने का कोई फायदा है नहीं। तो x बराबर क्या हो गया, 6/9। और जिसको मैं काट के लिखूंगा 3 से
3/, तो हमारा आंसर क्या हो गया, जो ये वैल्यू थी मतलब क्या, जो अगर ये संख्या है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2/3, क्या लिख सकता हूँ 2/3। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है 21वां प्रश्न पूर्ण होता है। 21वां प्रश्न पूर्ण होता है। सवाल जिनको आते हैं उनके लिए सरल है, जिनको नहीं आते हैं ये सवाल कठिन हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं प्रश्न पत्र हल कर रहा हूँ, मैं कोई टॉपिक पढ़ा नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप फिर भी समझना चाहते हैं आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको इसका दोबारा से सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 22। आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न नंबर 22। अब प्रश्न 22 देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न 22। प्रश्न 22 में क्या है, प्रश्न 22 में आपको क्या दे रखा है, 2x + 3, एक ये समीकरण दे रखी है, 2x + y। अच्छा, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ये दो चर की समीकरण है, ये दो चरों की समीकरण है। कौन से चर है, एक तो इसमें चर x है और एक y है, तो ये दो चरों की समीकरण है, दो चर वाली समीकरण है। तो इसके हल कितने होंगे, इसके हल होंगे अनंत। हल कितने होंगे इसके, अनंत हल होंगे, क्योंकि दो चर के समीकरण के कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। हमें केवल दो हल निकालने हैं। ठीक है, दो हल निकालने हैं। तो हल का मतलब क्या हुआ, हल का मतलब हुआ, हल मतलब x और y के मान, x और y के मान। कौन से मान, जो यहां पे रखे जाएं और 3 आ जाए, मतलब मैं x और y को यहां पे रखूं और 3 आ जाए। ठीक है, x और y को यहां पे रखूं 3 आ जाए। तो चलो देखते हैं। मान लिया पहला हल, एक हल क्या हो गया, पहला हल हमारे पास हो गया, मैंने मान लिया x हमारा क्या है, 1 है, x 1 है। तो चलो यहाँ पे 2 × x लिखा हुआ है + y/3, ये लिखा हुआ है बराबर 3। तो x की जगह मैं जब 1 रखूंगा तो मैंने केवल x की जगह 3 रखा है, सॉरी x की जगह 1 रखा है, x की जगह 1 रखा है, तो 2 × 1 ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब ये 2 यहाँ पे प्लस कर रहा है, वहां जाके माइनस करेगा, 3 - 2 = 1। तो एक हल हमारे पास क्या आ गया, देयरफॉर जब x 1 था तब y भी क्या हो गया, 1। एक हल तो हमारे पास ये हो गया। दूसरा हल अगर मैं निकालूं, यहाँ पे अगर x को मैं कुछ भी रख सकता हूं, x को मैंने 2 रखा, तो देखते हैं x को 2 रखा तो 2 × 2 + y = 3। ये क्या हो गया, 2 × 2 क्या होता है, 4 + y = 3। अच्छा, ये y के साथ 4 प्लस कर रहा है, वहां जाएगा तो ये y के साथ माइनस करेगा, और 3 और 4 बीच में माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस होगा, और क्योंकि एक 4 का साइन बड़ा है, 4 माइनस का है बड़ा है, तो यहाँ माइनस आएगा। देयरफॉर दूसरा हल क्या हो जाएगा, जब x 2 है तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा -1। ठीक है, सवाल को हल करना ही सब कुछ नहीं है, आपको सवाल के बारे में पता भी होना चाहिए। तो देखो, सवाल को हल करना ही सब कुछ नहीं है। तो पहले मैंने दिखाया कि ये दो चरों वाली समीकरण है, अतः इसके हल अनंत होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हल का मतलब क्या है, मैं x और y के मान रखूंगा, जिसको रखने से ये 3 आ जाए। आप देख सकते हो, जब आपने x को 1 रखा, y को 1 रखा, तो 3 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न खा, जिसको नोट करना है नोट कर सकता है वीडियो पॉज करके। अब हम करते हैं खा। ठीक है, खा।
हम x को अलग अलग मान रख सकते हैं। x को 0 भी रख सकते थे, x को 10 भी रख सकते थे, x को कुछ भी रख सकते थे, ठीक है। x को हम कुछ भी रख सकते थे। अब मैं यहाँ पे खा सॉल्व करूंगा। खा, देखो खा क्या है, खा क्या कह रहा है, एक px दे रखा है, मुझे p0 का मान निकालना है। मुझे px दे रखा है, मुझे अब px दे रखा है, क्या है 6x² प्लस 5x प्लस 2, और मुझे क्या निकालना है p0। p0 का मतलब क्या हुआ, p0 का मतलब हुआ कि मैं x को 0 रखने पर, x को 0 रखने पर तो क्या मिलेगा, x को 0 रखने पर मुझे p0 मिलेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, x को 0 रखने पर मुझे क्या मिलेगा, p0। अब मैं x की जगह 0 रख देता हूं। यहाँ पे क्या है 0 रखूंगा, स्क्वायर लगाऊंगा, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि मैं उसको अलग रख सकूं, ठीक है। या मैं इसी को ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, आप जैसे लिखना चाहो। तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 2, ये क्या हो गया 2। तो आपने देखा p0 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। आप कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा कितना सरल पेपर है आपका। ओके, आगे बढ़ते हैं। भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। अच्छा, गा, जो गा कह रहा है, गा थोड़ा सा अच्छा सवाल है। आपको दिया हुआ है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 ये दे रखा है। इसको आप किससे भाग दोगे, x प्लस 1 से भाग दोगे तो आपका शेष फल क्या आएगा, आपको निकालना है शेष फल। शेष फल क्या होगा ये आपको निकालना है। तो मान लिया मैंने इसको px मान लिया, क्योंकि किसी भी बहुपद को हम px मानते हैं, जैसे px दे रखा था हमने px मान लिया। तो हमको क्या दे रखा है, px को हमें भाग देना है x प्लस 1 से, ठीक है। तो देयरफॉर अगर मैं इसको 0 रख के इसका मान निकालूं, वही तो शेषफल आएगा। मतलब अगर x को 0 करूं आ जाएगा, तो शेषफल क्या होगा, शेषफल हमारा होगा इस px का मान -1 पे। जब हमने p0 निकाला था तब हमने 0 पुट किया था, और जब मैं p-1 निकालूंगा तो मैं -1 पुट करूंगा। तो ठीक है, मैं -1 पुट कर देता हूं। क्या हुआ, -1 का क्यूब प्लस 3 -x का स्क्वायर प्लस 3 -1। अब देखो -x 3 बार बना होगा, -1 आएगा, ठीक है। ये 3 गुणा 1 हो जाएगा, क्योंकि -1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जबकि ये -3 हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो अब आप देखो क्या आंसर आया, -1 प्लस का 3 माइनस का 3। तो शेषफल क्या आ गया, 0। शेषफल क्या आ गया, 0, ठीक है। शेषफल आ गया हमारा 0। अब हमारा अगला सवाल, 1/11 का दशमलव प्रसार करना है। 1/11 का दशमलव प्रसार करना है, 1/11 का दशमलव प्रसार करना है। चलो देखते हैं, पहले ये वीडियो, ये आप इसको नोट कर लो पॉज करके, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो इसका दशमलव प्रसार करते हैं। चलो
आखिरी में क्या है, 1/11 का दशमलव प्रसार का मतलब क्या है, मुझे 1 को 11 से भाग देना है, 1 को 11 से भाग देना है। ठीक है, 1 छोटा है तो मैं शून्य लगाऊंगा, 10 हो गया। अभी भी छोटा है तो मैं 1 शून्य लगा के शून्य नीचे करूँगा, ये आपको आशा करता हूँ पता होगा। अब 9 बार में 99 आएगा, 1 घट जाएगा। ठीक, मैं दोबारा से 1 शून्य लगाऊंगा, लेकिन अभी भी छोटा है तो मुझे 1 शून्य यहाँ भी लगाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे 100 होगा। दोबारा से 9, 99 और दोबारा से 1 बचेगा, मैं शून्य लगाऊंगा, यहाँ भी शून्य लगेगा, लेकिन अभी भी छोटा है, 1 शून्य और तो 9। तो आपने देखा ये तो ख़त्म ही नहीं होगा और ये चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, बार बार 1 आता रहेगा और हम 0 9 लिखते रहेंगे। तो 1/11 जो 1/11 था उसको हमने कैसे लिखा, 0 9 0 9 0 9, मतलब यही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। कौन कौन क्या क्या रिपीट हो रहा है, 0 और 9, तो इसको हम बार बार रिपीट हो करके नहीं लिखेंगे, बार बार पुनरावृत्ति करके नहीं लिखेंगे। क्या लिख देंगे, जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर लाइन खींच देंगे, जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर क्या खींच देंगे, उसके ऊपर लाइन खींच देंगे। तो ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, इस क्लास में इतना ही। अगली प्रश्न में हम अगले वीडियो में अगले 3 प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स आपको वीडियो देखने के लिए मना करते हैं तो आप ये वीडियो नहीं देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।